रन टाइगर रन। अभिनव अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसने अभी अभी अपने पिता को गोली लगते हुए देखा था और अब वही कातिल उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे आ रहा था। छिपने की कोई जगह न देखकर वो एक कूड़ेदान के अंदर घुस गया और पूरी रात वहीं दुबका रहा। लेकिन उसी रात एक बेघर कबाड़ बीनने वाले आदमी ने उस कूड़ेदान का ढक्कन खोला और अंदर कांपते हुए उस बच्चे को देखा। उसने अभिनव की आंखों में छिपा डर पहचान लिया। वो उसे अपने साथ ले गया। शुरुआत में अभिनव लगभग कुछ नहीं बोलता था। जरा सी तेज आवाज सुनकर वो सहम जाता था और उसकी आंखों का डर कभी कम नहीं होता था। लेकिन उस अजनबी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अभिनव के घाव भरने लगे। साल बीतते गए और अभिनव 20 साल का हो गया। बिना पढ़ाई और बिना किसी भविष्य के उसे जो भी काम मिला उसने किया। कभी घर घर पार्सल पहुंचाए, कभी लोगों की डांट और बेइज्जती सही, तो कभी बॉस और कस्टमर्स के कहने पर टॉयलेट्स तक साफ किए। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था। अंकल ये केक कितने का है? 600 गए। और ये पेस्ट्री? वो 60 गए। एक दे दीजिए। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और वहाँ से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it. दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What? और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। साला तेरी हिम्मत कैसे? गरीब तो ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहाँ से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। क्विक क्विक। सही कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसको। कपड़ा उतारो उसका। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? अबे वो भी इस हाल में? छी 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 छी, शेम ऑन यू बहना। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई।
मैं भी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, और तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना। आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने, तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना, ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। अभिनव का अंदाजा सही था, अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए, तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहा है साले? अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया, किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोलना। उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसाया। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। और अनन्या, तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए, तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? करो बात, मैं ऐसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने
दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, वो मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। द माफिया किंग, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, इस देश का सबसे बड़ा आदमी भी कांपता था। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया और इस दौरान हमारे कई दुश्मन खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन है इकबाल शेखावत। वो तुम्हें कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हें मारकर वो हमारा नामो निशान खत्म कर देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है। अब तुम आ गए हो तो इस कंपनी की भाग दौड़ तुम संभालोगे। अपने पापा के काम को अब तुम्हें आगे बढ़ाना होगा टाइगर। ये सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहाँ थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव, मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस थोड़ा बचकर रहो। अकरम सर ने तेरे अंदर क्या बात की, बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेंद्र जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। रामखोर। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है?
और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा, अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई। ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। हाँ, अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल कितनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। यू आर फायर्ड। अभिनव को ये सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूँ ना, तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरे एक दिन आज आपका 25,000 का नुकसान हो गया? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सैलरी। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहाँ से बाहर निकलने लगा। और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज की नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो, तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था।
शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा। जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ और आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। कौन है ये कथा? तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों, बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीरों में देखने और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं इस चोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। I'm sorry टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। नहीं, असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आज की। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर। मजाक तो नहीं हो रहा है यहाँ? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूँ, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने का तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं हूं, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा।
शाबाश, ये हुई ना बात। अभी अभी खबर भी ली है कि टाइगर लौट आया है। आप कहें तो अभी नहीं, अभी अभी तो आया है, थोड़ा उछलने कूदने दो। और हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना। टाइगर चोर चोर, अभिनव पकड़ो, अभिनव पकड़ो चोर। अरे कैसे नाकारे हो तुम, कुछ तो करो, भागो पीछे। अनन्या वो तुमसे कुछ नहीं होगा, प्लीज कोई पकड़ो चोर। हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। You know what? लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। ओह गॉड। अभिनव एक गरीब और अनाथ था जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जवाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू चप्पल पहन के ऐसे आ रहा है जैसे कि तेरे बाप का घर हो। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने की? इतना ही बड़े बाप का औलाद है तो तू घर जवाई बनकर यहाँ अनन्या बेबी के टुकड़ों पे क्यों पल रहा है? बोल। अभिनव, मैंने अभी अभी अपने दूसरे फोन पे व्हाट्सएप देखा। जिस चोर ने मेरा फोन चुराया ना, उसने मेरी फ्रेंड कियारा को अनन्या बन के मैसेज किया कि वो किसी अनजान जगह पे आ जाए, और वो चली भी गई। अभिनव, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया? अरे अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि एक नंबर पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, और मैंने कर भी दिया है। आपने क्यों किया ट्रांसफर? बेटा, हे भगवान। ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ कर न दे। अब ना तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त, अगर रत्ती भर में तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। वार्निंग यू, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मन नहीं। भैया, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जनाब, इतना तो कर ही सकते हो ना, या अभी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे। ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक न पुलिस आई और न ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसलिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। अब तो अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है और अभिनव यहाँ फोन बंद करके बैठा है। यानी दादाजी ने किस घटिया इंसान के साथ मेरी शादी करा दी। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहाँ जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा, तब उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से आया ही नहीं, ना कोई चोरी की कंप्लेंट आई है। आज अगर अभिनव मुझे सामने होता तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। पुलिस ऑफिसर FIR लिखने ही वाला था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि कियारा का था, जो उस चोर के कब्जे में थी। कियारा? हेलो कियारा। हेलो अनाया, यार थैंक गॉड फॉर अभिनव जीजू।
उनकी वजह से आज मेरी जान बच गई। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। तूने ये कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? तू कहाँ है अभी? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ। बैठो बैठो, एक सेकंड। कैसी हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ। जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा गुंडा था और वो एक बहुत बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है और वो आतंकवादी दुबई में रहता है। सर आई एम श्योर उनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट है और मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो मैं उनके कुछ भी कह रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने आप पे बुलाया था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ क्यारा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो एक बार मेरे फोन में अभिनव जीजू का फोटो देख ले। तो ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देख घबरा गए। जीजू का फोटो जूम इन करके बोला ये अंगूठी। ये अंगूठी? मैं समझ नहीं पाई। वो आतंकवादी बहुत घबरा गए थे। मुझे समझ नहीं आया क्यों वो ऐसा क्यों करा उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। अरे गधों, अगर टाइगर साहब को पता चला ना तो वो खुद मुझे अपने हाथों से गोलियां मार देंगे। बैग लाओ मैडम का। ये लो मैडम, जाइए जाइए। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मत, जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उसे ये अंडरवर्ल्ड लेवल का आतंकवादी कैसे जानता है? और वो अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? ये उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ है वो। मम, मेरा पति अभिनव और पावरफुल, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो हमारे घर ऐसे बेइज्जत होके घर जमाई बन के क्यों रह रहा है वो? हे भगवान, मेरा सर, मुझे चक्कर आ रहा है। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक? क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? और सबसे बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड के ऐसे टेरर बॉस का खून सुखा देने वाला अभिनव क्यों खा रहा था सास, नौकरों और बीवी की गालियां? और क्यों जी रहा था गरीबों की जिंदगी? यही सवाल अनन्या के दिमाग में भी चल रहा था कि तभी उसकी माँ शर्मिला ने कहा, अनन्या, मैं ये मान ही नहीं सकती। अरे जो आदमी किसी काम का नहीं, जो अपनी नाक में बैठे हुए मक्खी तक तो भगा नहीं सकता, उससे कोई आतंकवादी क्या ही डरेगा? लेकिन ये घर जमाई कुछ तो छुपा रहे हैं। जल्दी से पता लगाना होगा, इससे पहले कि कोई बड़ा कांड हो जाए। पता करना होगा। अनन्या, चलो घर में चद्दर तान कर सो रहा होगा वो। चलो। अनन्या और उसकी माँ शर्मिला घर आ गए और वहां भी अभिनव नहीं था। अभिनव कहाँ मर गया? अनन्या ने पूरी रात यही सोचकर निकाल दी कि अभिनव की असलियत क्या है। उसने कई बार अभिनव को फोन करने की कोशिश की। उसे तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं खुद अभिनव कोई टेररिस्ट या डॉन तो नहीं। सुबह होते ही जैसे ही अभिनव लौटा तो अनन्या ने उससे बात करनी चाहिए। वो जानना चाहती थी कि जो कियारा बोल रही थी क्या वो सच था या कोई गलतफहमी। पर अनन्या आज जल्दी में थी क्योंकि वो अपने पति को छोड़ जिस लड़के चिराग को पसंद करती और वो आज घर आने वाला था। क्या हुआ रघु काका? जाओ और बाजार से ये राशन ले आ। आज अनन्या मैडम के ऑफिस वाले दोस्त चिराग आ रहे, जिनके साथ वो अक्सर लेट नाइट आती है। अब पति तू है उनका, खातिरदारी उस दोस्त की करनी पड़ रही है। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, आवोकाडो, ये सब तो चाइनीज लग रहा है। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर वो चौंक गया क्योंकि नंबर टर्की से था। सॉरी। अबे ओ सूरदास, अंधा है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए।
बेटा तू जानता नहीं है तो किससे टकरा गया है? गज्जू भाई का नाम सुना है? अब टकरा गया है तो हरजाना दे के जाना पड़ेगा, समझा? अबे ओए, ये तो वही घर जमाई है ना जिसकी अरबपति और खूबसूरत पत्नी है। एक काम करते राजा, आज इसे किडनैप कर लेते हैं और इसी बहाने इसकी पत्नी को भी अपने अड्डे पे बुलाएंगे, पूरी रात पार्टी होगी। अभिनव का फोन फिर बजा। बार बार फोन को बजता देख कालिया ने अभिनव का फोन उससे छीन लिया और बोला, फोन दो, कुछ भी करना फोन मत उठाना। आइटम का फोन है तेरी? बोला था ना हरजाना देना पड़ेगा। अरे मैं भी तो देखूं उसकी सुरीली आवाज। क्या नाम बताया था? अनन्या। फोन मत। हेलो। उस फोन पर कालिया को सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर कालिया थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमारी। कालिया के ऐसा बोलते ही सारे गुंडे अभिनव के सामने नतमस्तक हो गए। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, माफ कर दो भाई। सॉरी भाई। मैंने तो उसे गरीब और फटीचर समझा था। क्या इसकी पत्नी इसकी हकीकत जानती है? भाई माफ कर दो भाई, भाई माफ कर दो। तभी धूल उड़ने लगी और सबने आसमान में देखा कि एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है। आखिर क्यों आया वो हेलीकॉप्टर और क्यों वो गुंडे अभिनव के तलवे चाटने लगे? क्या है टर्की से अभिनव का कनेक्शन? अगले दिन जो खबर अनन्या की मां शर्मिला को मिली उससे तहलका मच गया। शर्मिला जी, जिस गरीब घर जमाई अभिनव से आप बर्तन मंजवाती थी ना, उसके प्लेन को पकड़कर 200 करोड़ की मांग की गई। दामाद जी का प्लेन हाईजैक हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं तो उसके लिए 200 रुपए ना दूं, पर पता नहीं उसको बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए कौन और क्यों मांग रहा है। अभिनव जो कल तक नौकरों से भी गालियां खा रहा था और बीवी के टुकड़ों पर घर जमाई बनकर पल रहा था, जो 100 रुपए की शर्ट पहनता हो उसके लिए कोई 200 करोड़ की फिरौती क्यों मांगेगा? अनन्या, सुना तुमने अभिनव के बारे में? माँ, मुझे तो इस अभिनव पर पहले से ही शक था। आपको याद है कियारा को जिन आतंकवादियों ने किडनैप किया था, उन्होंने भी उसे इसी वजह से छोड़ा, इस अभिनव के चक्कर में। कल तो उसे टर्की से भी कॉल्स आ रहे थे। मैंने सोचा स्पैम कॉल्स इग्नोर कर दिए। रघु भैया ने जब उसे राशन लाने के लिए भेजा, जनाब उसके बाद वापस नहीं हुआ। वैसे माँ, एक बात समझ नहीं आ रही कि इस बेचारे अभिनव ने हाईजैकर्स ने आखिर देखा क्या कि सबको छोड़कर उसे ही रोक लिया और डिमांड भी की तो कितने की? 200 करोड़। मुझे लगता है कि अभिनव ने खुद ही उनसे कहा होगा कि देखो भाई, हमारे ससुराल वालों के पास तो करोड़ों का खजाना है। अनन्या मैडम, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो चुप है, पर हाईजैक करने वालों ने पकड़ा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि अगर उनको 200 करोड़ नहीं मिले ना तो वो अभिनव को मार दे। दामाद है तो क्या सारी संपत्ति ही लुटा दें उस पर? मरने दो उसे, अच्छा है पीछा छूटेगा अनन्या का उस कंगाल। शर्मिला जी ने टीवी का रिमोट उठाया। जैसे ही न्यूज लगाई तो सामने से न्यूज सुनकर सबके होश उड़ गए। मुंबई से तुर्की जा रही फ्लाइट को हाईजैक करके अभिनव नाम के शख्स को बंदी बनाया गया था। ताजा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ रुपए की जगह हाईजैकर्स को जब किसी ने 500 करोड़ रुपए पहुंचाए, तभी फ्लाइट के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। क्या पैसे लेकर अभिनव को मार दिया गया है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इस न्यूज को सुनते ही मानो अनन्या और शर्मिला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अनन्या हड़बड़ाते हुए बोली, ये अभिनव के लिए 500 करोड़ किसने भेजे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। अभिनव इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया कि लोग उसके लिए करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो गए? अनन्या, पता कर भाई, कौन है ये? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? क्या फ्लाइट के अंदर चली गोली से अभिनव मारा गया? किसका कॉल आ रहा था अभिनव को टर्की से? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से एक रईस और पावरफुल मुर्गा निकल जाए और उसके साथ ही सारे राज चले जाए। अभिनव सर बच जाएंगे अनन्या मैडम। अभी तक तो वहाँ गोली चल चुकी होगी, उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। चीथड़े हो गए होंगे उसके। आप सब लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग अभिनव सर को जानते ही नहीं। शट अप, तुम हमारे मैनेजर हो
इस बात को भूलो मत। आई हैव प्रूफ मैडम, ये देखिए। इसमें तो किसी का नाम ही नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। ये अभिनव सर की फाइल है। पिछले हफ्ते सब्जी मंडी से आते वक्त वो अपना गाड़ी में छोड़ गए। उस लफंगे की इतनी हैसियत कहाँ कि उसके पास 1 रुपए भी हो। शर्मिला फाइल खोल के पढ़ने लगती है। उस फाइल में कुछ ऐसा होता है जिसे देख शर्मिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गिदगिदाते हुए चिल्लाती है, अनन्या, पाप हो गया है हमसे। तू अभिनव को कॉल कर और सबसे पहले माफी मांग उससे, वरना हम सब मारे जाएंगे। हम अभिनव की सच्चाई जान ही नहीं पाए। अनन्या कॉल कर। 1 मिनट, क्या है अभिनव की सच्चाई और ऐसा क्या लिखा है इसमें? कोई बताएगा क्या लिखा है इसमें? कॉल कर। आखिर ऐसा क्या था उस लाल फाइल में जिसने उड़ा दिए शर्मिला के होश? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? कैसे एक आतंकवादी डर के मारे कांपने लगा? और डरपोक जिंदगी जी रहे अभिनव के नाम से आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में आगे? और कितने राज खुलना बाकी हैं? क्या आप इस महंगी कहानी को फ्री में शुरू से सुनना चाहते हैं? तो बिना देरी किए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर।